अगला हेडिंग लिखो, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, स्पेक्ट्रम सीरीज, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। अब देखो इन श्रेणियों पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पीछे हमने किया कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लाइन, एक लाइन प्राप्त हुई, फिर हमने कह दिया कि लाइनें दो प्रकार की प्राप्त हुई थी उस बोर मॉडल के हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में। एक तो मिली चमकीली रेखा और एक लिखा हमने एक मिली कौन सी, काली रेखाएं। और हमने कहा कि चमकीली रेखा किससे प्राप्त हुई, परमाणु के कौन से स्पेक्ट्रम से, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से। और काली रेखा किससे प्राप्त हुई, अवशोषण स्पेक्ट्रम से। फिर हमने कहा कि स्पेक्ट्रम के दो प्रकार हो गए थे, अवशोषण और उत्सर्जन। उत्सर्जन होगा लाइट का, तो आगे लाइट पहुंचेगी स्पेक्ट्रम में तो वहां पर चमक उत्पन्न होगी, चमकीली रेखा। और अगर प्रकाश का अवशोषण हो उस अवस्था में फिर वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो वहां पर क्या, एक काला धब्बा हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर उसमें प्रकाश के अवशोषण से काली रेखा प्राप्त हुई थी। तो हमने लिखा अवशोषण और उत्सर्जन से काली और चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, ये हमने लिखा था इसमें। अब देखो बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो स्पेक्ट्रमी लाइन है सिंगल, ये स्पेक्ट्रमी रेखा एक अकेली रेखा नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत सारी रेखाओं का एक ग्रुप यानी समूह है। और पीछे जैसे हमने बोर मॉडल की कमियां लिखी ना, तो कमियों के अंदर हमने दो नाम लिखे होंगे, जीमान प्रभाव और स्टोर्क प्रभाव। आगे आगे लिख देंगे, नहीं लिखा है तो। जीमान प्रभाव किसको बोलते हैं, कि जब स्पेक्ट्रमी रेखा है ना, कि इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी लाइन मिली हमें, ये स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के, तो क्या किया जीमान ने, इस स्पेक्ट्रमी रेखा पर लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र, यूं चुंबक लगा दिया, चुंबक का एन सिरा और चुंबक का एस सिरा। तो इस स्पेक्ट्रमी लाइन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह स्पेक्ट्रमी लाइन अन्य छोटी लाइनों के अंदर क्या होगी, टूट गई ऐसे। इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखा का अन्य छोटी रेखाओं में विपाटित हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। वैज्ञानिक के नाम से ये जीमान। तो कई बार आता है कि जीमान प्रभाव क्या है, तब आप क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव। इसका मतलब ये स्पेक्ट्रमी लाइन सिंगल लाइन नहीं है, ऐसी बहुत सारी लाइन का एक क्या है, समूह यानी ग्रुप है। और यही काम किसने किया फिर जीमान के बाद, ये काम किसने किया, एक स्टोर्क ने किया यूं। और स्टोर्क जो था ना, उसने क्या किया, यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, क्या लगा दिया यहां पर, उसने विद्युत क्षेत्र लगाया, यूं लाइट लगा दी, चुंबक हटा दिया, प्लस और माइनस, चुंबक हटा के और यहां लगा दिया विद्युत क्षेत्र। सेम यही घटना हुई। तो विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना या विपाटन क्या कहलाता है, स्टोर्क इफेक्ट कहलाता है। इसका मतलब स्पेक्ट्रमी लाइन एक सिंगल रेखा नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेखाओं का एक समूह है। और इन समूहों को क्या फिर अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से अलग अलग क्या बोल दिया इनको, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां, यानी रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त हुई। अब किस प्रकाश डालने पर या किस प्रकाश के उत्सर्जन से कौन सी स्पेक्ट्रमी लाइनें कितनी रेखाओं में बंट जाएगी, यह निकालने के लिए हम स्पेक्ट्रमी श्रेणियां इनको पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के हम अलग अलग 6 प्रकार पढ़ेंगे। और 6 प्रकार में किस प्रकार से इसमें n1 n2 के मान लिखेंगे और किस किस प्रकार से फिर n1 और n2 के मान में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें स्पेक्ट्रमी श्रेणियां करनी है, उन 6 के आपको लगातार यानी उसी क्रम से आपको नाम याद रखनी है। अगर क्रम चेंज हो गया तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तर सारा बदल जाएगा। तो क्रम से हमें 5 ये 6 नाम याद रखने, कौन कौन से वो लिखाएंगे। तो पहले इसमें 2 लाइन इसकी लिख लो, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां है क्या, और इसमें लिखो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा एक अकेली रेखा नहीं होती, एक अकेली रेखा नहीं होती,
बल्कि बहुत सारी छोटी रेखाओं का एक बल्कि बहुत सारी छोटी रेखाओं का एक समूह होती है। छोटी रेखाओं का एक समूह होती है जिन्हें स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहा जाता है। जिन्हें स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहा जाता है। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहा जाता है। अब देखो इस स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में आपको क्रम से ये 6 नाम याद रखने हैं। नीचे लिखो स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के 6 प्रकार हैं। स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के 6 प्रकार है। इसके 6 प्रकार है और वैसे आपको सिलेबस में या आपको कहीं मिलेंगे तो आपको 5 ही मिलेंगे, लेकिन हमें 6 याद रखने हैं। अब 6 कौन सी देखो, एक तो श्रेणियां यानी श्रेणी का नाम। थोड़ी सी टेबल बना लो आप। एक श्रेणी। अब देखो n1 और n2 के मान लिखेंगे हम। होता क्या n1 n2, आगे डायग्राम बनाएंगे उसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा। ये n1 का मान और उसके लिए फिर n2 का मान कितना आएगा उस स्पेक्ट्रमी श्रेणी के लिए, और फिर आपको याद रखना है उसका रीजन, क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र के प्रकाश में कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, उसका रीजन लिखना है। ये 4 कॉलम की एक टेबल बनाओ। श्रेणी, n1 का मान, n2 का मान और इसका रीजन क्या है। अब देखो n1 के मान जो है ना, इनकी जो क्रम संख्या आएगी वो सारी इनके n1 के मान हो जाएंगे। मतलब यहां से हमें इनको क्रम से लिखना यूं। कितनी है, 6 श्रेणियां। नंबर 1 क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। पहली है लाइमन श्रेणी। दूसरी बामर श्रेणी। 2 नंबर बामर श्रेणी। 3 नंबर पाश्चन श्रेणी। 4 नंबर ब्रेकिट श्रेणी। 5 नंबर फुंड श्रेणी और 6 नंबर हैम्फ्री श्रेणी। इन 6 श्रेणियों को इसी क्रम से आप नाम याद रखना है। कैसे भी आप करके इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका, ले बे पा ब्रे फू ए, ऐसे कुछ बना लेना अपने हिसाब से। बना के आपको इसी क्रम से आपको 6 नाम याद रखनी है। ये क्रम चेंज होते ही सब कुछ सारा चेंज हो जाएगा। इसमें इनका क्रम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और आपका भी क्रम इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम पे करना जरूरी है। n1 का मान जो इसका क्रम संख्या है ना, वही इसके लिए n1 का मान है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 4, 5, 6। अब देखो n1 के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों आए हैं, इसका हम डायग्राम बनाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा ऐसे कैसे मान आए। और n2 के मान जो है ना, जो n1 का मान है जहां खत्म हुआ है उसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो जाएगा n2 का मान, और वो चलेगा आगे तक, लास्ट तक चलेगा, अनंत तक। अब देखो इसका n1 का मान 1, तो n2 का मान कहां से स्टार्ट होगा, 2, ऐसे 3, 4, 5 लिखते जाए ऐसे, कहां तक है, अनंत तक ऐसे। इसके लिए n2 का मान, अब n1 का मान 2 है, n2 का कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कहां तक, अनंत तक। फिर इसमें देखो पाश्चन में n1 का मान 3, तो n2 का मान कहां से होगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक। 7 7 उतारते जाओ। बस इतना 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 लिखाएंगे, घबराओ मत। रीजन में सिर्फ यूवी, विजिबल ऐसे नाम आएंगे। ब्रैकेट में देखो 4 है, 4 के बाद आगे कहां स्टार्ट होगा, 5 से, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अनंत तक। फुंड में 5 है, 5 के बाद कहां से,
6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक। और एम3 में n1 का मान 6, तो कहां से स्टार्ट होगा? 7, 8 ऐसे 9, 10 कहां तक लिखें? ऐसे अनंत तक लिखते जाइए। तो n1 और n2 के मान, अब n1 का मान अगर आपको क्रम संख्या इनकी इसी तरह से याद है नाम, तो अगर इसी क्रम से अगर नाम लिखने आते हैं तो n1 के नाम आ जाएंगे, आपको मान आ जाएंगे सारे। और n1 के अगर मान आ गए तो उसके जस्ट आगे वाले से स्टार्ट करना, n2 का मान आपको आ जाएगा। अब रीजन मतलब किस क्षेत्र की लाइट से, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, उसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सबसे अधिक लाइट वाला है ना गामा रे, फिर एक्स रे, उसके बाद यूवी, फिर विजिबल, फिर उसके बाद आईआर है ना, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपके रीजन लिखाएंगे पूरे कि किस यानी प्रकाश के रीजन से कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है, और प्रकाश के नाम से उनके स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम है, लिखते हो ना आप, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। इसी प्रकार से एनएमआर, रेडियो वेव के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कौन सा प्रकाश काम में आ रहा है उसी हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है। तो यहां पर भी क्या है, जो श्रेणी प्राप्त होगी उसमें कौन सा प्रकाश होगा। अब देखो सब में सेम है, एक दो छोड़कर बस। यहां से आप स्टार्ट कर दो, यहां से यूवी, एक तो यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी लिख सकते हो आप। फिर भी से खत्म हुआ तो यहां लिख दे विजिबल। विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश। बाकी सारे क्या है? आईआर है, इंफ्रारेड। और ये लास्ट वाला है ना इसको बोलते हैं फार आईआर। वैसे आप आईआर याद रखो, इसको फार आईआर, क्योंकि आईआर के अलग अलग 3 क्षेत्र लिखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, नियर आईआर, फिर ऑर्डिनरी आईआर बीच वाला, लास्ट वाला फार आईआर। ये सारे बाकी नीचे वाले चारों आईआर के अंदर आते हैं, इंफ्रारेड। और कई बार डायरेक्ट है ना पेपर में सीधा एक प्रश्न आता है लिखा हुआ कि बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तब 4 नाम लिख देंगे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव। तो बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे? विजिबल क्षेत्र से संबंधित होती है। या फिर प्रश्न पूछ लेंगे इस टेबल में से पांचन श्रेणी के लिए n1 व n2 के मान होंगे, फिर लिख देंगे 4 ऑप्शन नीचे। तो अगर आपको क्रम याद है ना, पांचन श्रेणी के लिए n1 का मान 3 और n2 का मान क्या होगा? 4, 5, 6 ऐसे करके लास्ट कहां तक है? अनंत तक रहेगा। इस टेबल से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा इसको क्रम से आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, और ये क्रम याद रहेगा ना तभी आपसे आगे वाले क्वेश्चन होंगे। अब देखो इनको n1 और n2 हमने कैसे दिया है, किस प्रकार से दिया है, उसका हम छोटा सा एक डायग्राम बनाएं। उससे पहले इससे संबंधित 2-3 प्रश्न लिख लो, यानी इस टेबल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। नीचे एक क्वेश्चन लिखो और प्रश्न में लिखो, और ये लिख लो बामर श्रेणी, मतलब क्वेश्चन का टाइप है ये, हो सकता है और कुछ लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन का टाइप लिखा रहा हूं ये, बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ। 4 लिख दे ऑप्शन, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव तो है ही नहीं कहीं, तो किस क्षेत्र से आएगा? बामर किससे आएगा? विजिबल क्षेत्र से आ जाएगा, यूं विजिबल, विजिबल। तो आप 4 ऑप्शन लिख सकते हो, यूवी, विजिबल, आईआर है ना, माइक्रोवेव, ऐसे लिख के फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन आएगा उनमें विजिबल हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और लिखो इसके लिए, और लिखो ब्रैकेट श्रेणी के लिए, ब्रैकेट श्रेणी के लिए, ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 व n2 के मान बताइए। ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 व n2 के मान बताइए। ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 व n2 के मान बताइए। अब बताओ ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 का मान तो कितना आ जाएगा?
4, और n2 का मान आगे 5 से स्टार्ट करना है, तो n1 का मान तो क्या आ गया 4, और n2 का मान क्या आ जाएगा 5, 6, 7, ऐसे लिखते हैं। कहां तक लिखेंगे अनंत तक, ऐसे n2 का मान अनंत तक हो जाएगा। अब या फिर कई बार है ना क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे लिख देंगे कि पाषाण श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए n1 व n2 के मान बताइए। क्वेश्चन क्या लिख दिया, या आ जाए पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा आ जाए, और किसी श्रेणी का नाम लिख दें। अब लिख दिया कि पाषाण श्रेणी, या कुछ भी लिख दें कि पाषाण श्रेणी की पहली रेखा के लिए n1 व n2 के मान बताइए, फर्स्ट लाइन के लिए। अब n1 का मान तो हमेशा फिक्स है, यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना आपको। अब पाषाण श्रेणी में n1 का मान तो कितना है 3। अब कह दिया कि इसके लिए प्रथम रेखा के लिए n1 व n2 के मान, तो n1 का तो 3, अब n2 का मान प्रथम रेखा के लिए, और प्रथम रेखा मतलब यानी पहले वाला मान, तो हमेशा n2 का जो मान है ना ये पहला मान कहलाएगा उसकी प्रथम रेखा, दूसरा मान कहलाएगा उसकी द्वितीय रेखा, फिर तीसरी रेखा, फिर चौथी रेखा, ऐसे चलते जाएंगे। अब कह दें ब्रैकेट श्रेणी के लिए दूसरी रेखा के लिए n1 व n2 के मान बताइए। n1 का मान 4, n2 का मान, दूसरी रेखा कितनी होगी, ये पहली रेखा और ये दूसरी, दूसरी के लिए n2 का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो नीचे इसी टाइप का एक प्रश्न और लिखो, और इसमें लिखो पाषाण श्रेणी की, नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, ये पाषाण श्रेणी की, पाषाण श्रेणी की तीसरी रेखा के लिए, तीसरी रेखा के लिए n1 व n2 के मान बताइए, n1 व n2 के मान बताइए। पाषाण श्रेणी की तीसरी रेखा के लिए n1 व n2 के मान बताइए। पाषाण श्रेणी ये, और इसके लिए n1 का मान कितना है 3, तो n1 का मान तो हमेशा फिक्स रहेगा यूं। n1 का मान कितना है पाषाण के लिए 3, तो यहां लिख दिया 3। n2 का मान, अब तीसरी रेखा पूछी है, तो n2 का मान, ये पहली रेखा 4, 5, दूसरी रेखा 6, क्या होगी तीसरी रेखा, तो n2 का मान कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे इस तरह से। तो इस टेबल से पेपर में अलग अलग टाइप से 3-4 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायरेक्ट n1 n2 का मान पूछ ले किसी श्रेणी का नाम लिखकर, या फिर श्रेणी है उसके लिए कोई क्षेत्र पूछ ले, किस रीजन से कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, वो रीजन आपको याद रखने इसी क्रम से। और फिर हो सकता है कि आपको इस प्रकार से प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा ऐसे करके पूछ लिया आपसे, किस प्रकार से एग्जाम में करोगे। ये तो क्या सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे हम रीड वर्क का लिखेंगे फॉर्मूला, उसमें n1 और n2 के मान रख के तरंग संख्या का मान निकालने का तरीका कैसे, वो अलग से करेंगे। तो यहां तो स्पेक्ट्रम श्रेणियों में ये 6 नाम आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। अब देखो इनके लिए n1 व n2 के मान कैसे आए। अब कई बार पूछ लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में 5वें कोष से दूसरे कोष में संक्रमित होता है, तो उसके लिए n1 व n2 के मान बताइए। यह पूछ लेंगे उस अवस्था में कौन सी स्पेक्ट्रमी श्रेणी प्राप्त होगी, 5वें से दूसरे में आ रहा है, तो यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कौन से कोष में आएगा, तब कौन सी स्पेक्ट्रमी श्रेणी प्राप्त होगी। उसके लिए छोटा सा एक आपको ये डायग्राम आना चाहिए, छोटा सा एक चित्र बनाओ, और इस चित्र में एक तो बीच में नाभिक बनाओ, चारों तरफ बड़े बड़े कोष बनाओ, और बड़े बड़े कोष में 5-7 बना लो घेरे, बना लो, देख क्या रहे हो तब तक। बीच में नाभिक बना के चारों तरफ गोले बनाओ 5-7, और थोड़े गोल गोल बनाना, थोड़े गोल से गोले बनाओ। अब ये भी देख के ही बनाओगे, मुझे ध्यान है। ये नाभिक इस तरह से यूं, इसको बोर ने क्या कहा था, ऊर्जा स्तर या कोष यानी
शेल, या क्या कहा था इसको, कक्ष यानी ऑर्बिट। ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिट अलग है, इस तरह से। और बीएससी में आपने ऐसे बना के कॉपी का एक पन्ना भर दिया था यूं, ताकि नंबर सही से आ जाए, है ना, ऐसे इस तरह से। इसकी तरफ 2 मिनट देखो, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएगा। एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, 6, 7, ऐसे बढ़ाते जाइए, को बना लो 8वां, इस तरह से। तो ऐसे कोस बढ़ाते गए, ऐसे ऐसे और बना सकते हो आप। तो एन बराबर क्या आ गया, ऐसे 8, इस तरह से कोस है ये। ये तो नाभिक और इसके चारों ओर ऊर्जा स्तर या कक्ष या बोलते कोस, थोड़ा बड़ा बनाना ये। अब देखो, सबसे पहले तो कौन सी श्रेणी लिखी है आपने, लाइमन, उसके बाद बामर, देखना कॉपी मत देखना, लाइमन फिर बामर फिर पास्टन, उसके बाद ब्रैकिट, उसके बाद हुंड, उसके बाद ये 6 श्रेणी है। अब देखो, सबसे पहले लाइमन, अगर बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, N2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, और N1 का मान इलेक्ट्रॉन कहां पे आके गिरता है। तो लाइमन में कहीं से भी ऊपर से, बाहर से, नाभिक से बाहर से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके पहले कोष में आके गिरे, ये पहला N1 बराबर, ये पहला, ये इसमें बाहर से भी कहीं इलेक्ट्रॉन आए, कहां के गिरे, पहले कोष में आके संक्रमित हो सकता है वो अनंत से आ रहा हो सकता है वो 8वें से आ रहा हो सकता है वो 7वें से आ रहा हो सकता है वो 6ठे से आ रहा हो सकता है वो 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से। तो मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आके गिर रहा है, वो तो इसके लिए N1 का मान। तो लाइमन में बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आके गिरेगा, इसलिए N2 का मान क्या हो सकता है, पहले में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके गिरे तो वो दूसरे से आके गिर सकता है, तीसरे से गिर सकता है, चौथे से आ सकता है, 5वें से, 6ठे से कहां तक है, अनंत तक। तो हमने N2 का मान लिखा है ना, वो क्या है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो N2 का मान है। तो N1 का मान इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो पहला कोष, और N2 का मान कहां से आ सकता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें, 6ठे से, ऐसे। तो हमने N2 का मान 2, 3, 4 ऐसे करके कहां तक लिखा हमने, अनंत तक होता है N2 का मान। ये श्रेणी प्राप्त होगी, ये रेखाओं की श्रेणी, इसको क्या बोलेंगे, लाइमन श्रेणी। ये है लाइमन, लाइमन श्रेणी। उसके बाद दूसरी कौन सी है, बामर। और बामर में आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा, दूसरे कोष में। N1 का मान 2 है, तो बाहर से कहीं से भी आ सकता है, कहां गिरे, आके दूसरे कोष में गिरे, इस तरह से। जैसे हमने जो बनाए 8 बनाए, 8वें से, 7वें से, 6ठे से, 5वें से, है ना, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से, ये दूसरे में गिरेगा, तीसरे से। तो अधिकतम क्या है, 3 से आ सकता है ना ये, उसके बाद 4, 5, 6, तो दूसरे में आगे गिरे, वो कौन सी श्रेणी होगी, बामर। तो आके गिर रहा है दूसरे में, तो N1 का मान क्या हो गया, 2, कहां से आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे अनंत तक, वो N2 का मान हो गया। उसके बाद तीसरी कौन सी है, पास्टन। और पास्टन में कहां गिरेगा इलेक्ट्रॉन, आके तीसरे कोष में, यहां वो तीसरे में गिरेगा, तो कहां से आ सकता है वो देख लो। जैसे यू लिख दे, इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ सकता है, यूं, इस तरह से, 8वें से, 7वें से, 6ठे से, 5वें से, चौथे से, और कहां के गिरेगा, तीसरे में आके गिरेगा, यूं। तो ये श्रेणी कौन सी आ गई, ये आ गई पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी। उसके बाद चौथी कौन सी है, ब्रैकिट। तो ब्रैकिट में कहां गिरेगा, चौथे में आके गिरेगा, तो फोर्थ में, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन आके गिरे फोर्थ में, इस तरह से।
तो n1 का मान तो 4 हो गया और n2 का मान 5 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलेगा। उसके बाद ब्रैकेट श्रेणी, ये चौथी, और ब्रैकेट के बाद पांचवी कौन सी है? फुंड है, और ये कहां के गिरेगा? पांचवें कोष में। तो बाहर से कहीं से भी आए, पांचवें आके गिरे इसे, ये कौन सी होगी? फुंड श्रेणी। तो n1 का मान तो 5 हो गया, n2 का मान 5 के बाद 6 7 8 ऐसे करते जाएंगे। और उसके बाद लास्ट कौन सी है? हेम्फ्री, और हेम्फ्री में बाहर से आने वाला कहां गिरे? छठे में गिरे यूं, तो छठे में इस तरह से कहीं से भी आ सकता है। n1 का मान 6, n2 का मान क्या हो गया? 7 8 ऐसे करते जाएंगे। इस तरह से n1 और n2 जो है वो क्या है? n1 तो इलेक्ट्रॉन आके कहां गिर रहा है वो, और n2 का मान है इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है वो। इसीलिए क्रम से याद रखना जरूरी है। ये क्रम याद रहेगा ना तो आपको n1 याद रहेगा, n1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है वो याद रहेगा, और n1 याद है, उससे जस्ट आगे वाले n2 के मान स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको n2 याद रह जाएगा। और क्रम याद रहेंगे तो आपको फिर इन श्रेणियों के क्षेत्र याद रहेंगे, रीजन, किस रीजन से यानी कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है। और ये रीजन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से याद रखना इसको। बना लिया ये? तो एक तो डायरेक्ट श्रेणी से प्रश्न आए ना, तो पीछे आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिखाए हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकते हो। किस टाइप से? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो श्रेणी का नाम पूछ ले, उसका क्षेत्र पूछ ले, n1 n2 का मान पूछ सकते हैं, n1 n2 का मान पूछ ले, या फिर n2 के लिए अलग अलग रेखाएं पूछ ले, प्रथम रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ताकि थोड़ा याद रहे नीचे ऐसे। जैसे मान लो एक लिख दी मैंने लाइमन श्रेणी, ऐसे कोई भी लिख सकते हो आप। लाइमन श्रेणी एक के लिए लिखा है मैंने, n1 का मान तो क्या है? 1, और n2 का मान 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। और इसको क्या बोलेंगे? ये है प्रथम रेखा, प्रथम द्वितीय है ना, वो थोड़ा याद रखने के लिए। ये कौन सी है? द्वितीय। और ये कौन सी है? इसे तृतीय रेखा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जहां से n2 का मान स्टार्ट हो वहां से रेखा स्टार्ट होती है, प्रथम रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, ऐसे। तो पूछ लेना प्रथम रेखा के लिए n1 n2 के मान बताओ, बामर के लिए या लाइमन के लिए। तो n1 का मान तो फिक्स है ही, n2 का मान आप रेखा के हिसाब से देखो, n2 का मान जहां से स्टार्ट होगा वहां से उसकी प्रथम रेखा स्टार्ट होगी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये कर सकते हो ना ये। अब देखो, एक तो इसमें डायरेक्ट कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, या फिर इसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं रीडबर्ग सूत्र। क्या बोलेंगे इसको? रीडबर्ग का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका फॉर्मूला है? रीडबर्ग सूत्र है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और रीडबर्ग के फॉर्मूले में इन्हीं श्रेणियों का उपयोग करके इसमें एग्जाम के तौर पर क्वेश्चन बनते हैं कई बार। और क्वेश्चन बनेंगे ना, उस अवस्था में प्रश्न के अंदर आपको ज्यादा गुणा भाग नहीं करवाएंगे, सीधे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके जैसे कि जैसा फॉर्मूला है वैसे के वैसे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी आनी चाहिए, ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता है नहीं। अब रीडबर्ग का सूत्र है क्या? नीचे लिखना, हेडिंग लिखो रीडबर्ग सूत्र, नीचे लिख लो हेडिंग एक, रीडबर्ग सूत्र। रीडबर्ग सूत्र, रीडबर्ग फॉर्मूला। और रीडबर्ग का सूत्र क्या है? तरंग संख्या निकालने का, ऐसे न्यू लिखेंगे, न्यू बार तरंग संख्या है ना, तरंग संख्या को लिखते हैं न्यू बार से, ऐसे तरंग संख्या। और तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? क्या बोलते हैं? 1/a लेमडा, यानी 1/, लेमडा को बोलते हैं तरंग संख्या, यानी तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम है ये, तो बराबर। और फॉर्मूला क्या लिखना आपको? इस तरह से यूं, r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला एक, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं रीडबर्ग सूत्र या रीडबर्ग का फॉर्मूला। 1/λ या तरंग संख्या बराबर r 1/n1 का स्क्वायर फिर -1/n2 का स्क्वायर। n1 और n2 वही है जो हमने अभी पीछे किए श्रेणियों में। और r जो है ना, ये इस r को बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। ये है रीडबर्ग स्थिरांक, रीडबर्ग स्थिरांक। और एक बार एग्जाम में इसकी इकाई आ गई थी, रीडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या, इकाई क्या है। तो रीडबर्ग स्थिरांक का मान जो है ना, वो राउंड फिगर में ऐसे मिलेगा आपको 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे राउंड फिगर में। और न्यूमेरिकल में आता है तो ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा आर का मान, राउंड फिगर में आपको 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। और वैसे इसका बिल्कुल सही मान जो है ना 109,687 ऐसे सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरह से। लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला या यही मान काम में लेते हैं। और इकाई क्या होगी बताओ, रीडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिखना है इसको, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट लिखनी है सेंटीमीटर इनवर्स। कर लिया ये। अब देखो इस रीडबर्ग पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एक तो आपको आर की वैल्यू याद रखनी है 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स इकाई, या 109,687 सेंटीमीटर इनवर्स याद रखना है। और फिर ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो n1 और n2 के मान जो है वो रखते जाएं, और इससे आप तरंग संख्या का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखो, नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और इसमें लिखो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताइए। दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताइए। वामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताइए। अब बताओ n1 का मान तो क्या है 2, n2 का मान, अब देखो श्रेणी दूसरी है ना, सेकंड श्रेणी है, सेकंड के लिए कितना आ गया 4। अब लाइमन दूसरी बामर, बामर सेकंड श्रेणी है, सेकंड में n1 का मान तो 2, n2 का मान फिर 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा, है ना। बामर के लिए क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, बामर श्रेणी लिखा है, उसकी दूसरी रेखा है, और बामर श्रेणी सेकंड रेखा है ना, तो n1 का मान तो इसका 2 है, और n2 का मान कहां से स्टार्ट होगा 3 4 5 ऐसे। और क्वेश्चन में क्या लिखा है दूसरी रेखा के लिए, तो कितना हो गया दूसरी रेखा ये 3 तो पहली, और दूसरी क्या होगी 4। अब दूसरी रेखा के लिए n2 का मान कितना है 4। अब यहां पर आपको ऑप्शन में जो आएंगे ना, उसमें आपको r का मान लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑप्शन के अंदर आपको ये r ही लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो तरंग संख्या बराबर r 1/n1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 का मान 4 का स्क्वायर। तो तरंग संख्या बराबर r 1/4 माइनस 1/16। फिर तरंग संख्या बराबर r, अब कितना आ गया लघुत्तम, इसका एलसीएम ले तो 16 आ गया ना, यूं यहां कितना रह गया 4 माइनस 1। तो आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा बस 3r/16 ऐसे। अब r से आपको गुणा भाग नहीं करवाएंगे, ऑप्शन में इसी प्रकार से लिखा मिलेगा ये 3r/16। एक तो डायरेक्ट
टेबल पे क्वेश्चन आ जाए तो टेबल याद रखनी है, उस पे किस टाइप से क्वेश्चन आती लिखा दिए मैंने आपको 2-3 प्रकार के। या फिर रीड वर्क फॉर्मूला याद रखना है, रीड वर्क फॉर्मूले में रीड वर्क कांस्टेंट है क्या, उसकी यूनिट क्या है और इसके लिए मान कितना, वो आपको मान याद रखना है। और फिर रीड वर्क फॉर्मूले में अगर इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, किसी श्रेणी का नाम देकर फिर आपसे प्रश्न पूछ ले, तब उसके लिए आपको निकालना आना चाहिए। एक प्रश्न हो लिखो इसी प्रकार से, और इसमें लिखो पाँचचन श्रेणी की, पाँचचन श्रेणी की, पाँचचन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, अंतिम रेखा के लिए, अंतिम रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताइए। मान बताइए। और अगर तरंग संख्या ना पूछे आपसे, वो आपसे कहते तरंग दैर्ध्य का मान बताइए, तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग संख्या का क्या होता है, व्युत्क्रम, यही तो है ना, ऐसे 1/λ। अगर ये आ जाए तो इसका आप निकाल सकते हो, तो इसका वो जो मान आया ना उल्टा हो जाएगा, 16/3r हो जाएगा, वो तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। एक ही बात है, कर सकते हो आप, तरंग संख्या आ गया उसका उल्टा कर दो, तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। अब देखो पाँचचन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, अब कह दें पाँचचन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए पहले आप n1 व n2 के मान बताओ। अब पाँचचन श्रेणी है और पाँचचन श्रेणी कौन से क्रम में है, पहले लाइमन, बामर, फिर पाँचचन, तीसरी है, और तीसरी में n1 का मान कितना है 3, n2 का मान, अब तीसरे के बाद n2 का मान 4 से 5 6 7 चलेगा, अंतिम रेखा क्या मानेंगे अनंत पर, तो अंतिम क्या मानेंगे अनंत, यानी n2 का मान क्या आ गया अनंत आ गया। बस अब ये मान रख दो, आप रख के निकाल लो इसी तरह से, तरंग संख्या बराबर r और 1/n1 का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1/λ का स्क्वायर, ये सॉरी अनंत का स्क्वायर है ना, अनंत का r और 1/9 माइनस 1/ अनंत लिख दो, या इसका मान पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसको आगे यहां लिखे तो न्यू बार बराबर क्या आ गया r और 1/9 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा r अपॉन क्या हो जाएगा 9, इस तरह से। कर सकते हो ना ये, तो स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में इस टाइप से 4-5 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से आपको याद रखने। और फिर आपको छोटी सी एक बनाओ टेबल, और उस टेबल में वापस वही श्रेणियां, और श्रेणियों में फिर हमें तरंग संख्या का मान निकालना है, और किसके लिए, हर श्रेणी की पहली रेखा के लिए और हर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए। इस तरह से एक टेबल बनाओ, यहां लिखो श्रेणी, श्रेणी, और आपको बताया 6 श्रेणी है, तो कहां तक लाइन खींचनी है 10 के लाइन तक खींच लेना श्रेणी। फिर यहां n1 सबको पता ही है, n2 का मान अभी लिखाया है सबको पता ही है, फिर यहां प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए न्यू बार, फिर आप लिखो अंतिम रेखा के लिए, और पेपर में है ना 109 700 लिख के गुणा भाग बहुत कम करवाते हैं, इसलिए सीधा ही आपको ऑप्शन में r लिखा हुआ मिलेगा अधिकतर, और गुणा भाग करवाएं तो r की जगह 109 700 रख के गुणा भाग कर देना, क्या जोर आता है। n1 n2 प्रथम रेखा के लिए और अंतिम रेखा के लिए न्यू बार, यानी तरंग संख्या का मान निकालना है।
इस तरह से बनाओ एक टेबल, और आप श्रेणी में लिख देता हूं, आगे आप कर लेना। लाइमन, बामर, पासन, पासन, ब्रेकिट, हुंड, हैम्फ्री। देख लेना बीच में कई बार गलत लिख देता हूं मैं, तो जागते रहना। हैम्फ्री, ऐसे 6 श्रेणियां हैं। चलो N1 के मान भी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। N2 का भी लिख देता हूं, 2 3 ऐसे अनंत तक, 3 4 5 ऐसे अनंत तक, 4 5 6 ऐसे अनंत तक, और यहां 5 6 7 चलते जाए अनंत तक, यहां 6 7 8 चलते जाए अनंत तक, यहां 7 8 9 चलते जाए अनंत तक ऐसे। अब प्रथम रेखा के लिए N1 का मान, ये N2 का मान, जो शुरू वाले मान है ना, N2 की जो प्रारंभिक मान है, वो सारे सबके लिए प्रथम रेखा के मान हो जाएंगे। रख के गुणा भाग करके आपको इसका उत्तर निकालना है। फटाफट जल्दी से करके बताओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। फॉर्मूला वही है, आर रख के सीधा ही कितना आ रहा है, 3r/2, ऐसे कुछ आ रहे हैं ना, ये वैसे लिखने में, बस कुछ नहीं करना, जल्दी करो। अब देखो एक बार ये बताओ किसका कितना मान आया है, फिर दोबारा एक बार आपको दोबारा बता देंगे कितना आया है। इसमें 3r/4, दूसरे में 5r/36, उसके बाद 7r/144, उसके बाद 9r/400, और इसमें 11r/900, और यहां 13r/1764। देख लेना कहीं गुणा भाग गलत कर दिया हो, रिकॉर्ड और हो रहा है ये। अंतिम रेखा बताना, अंतिम के लिए r, इसका r/4, इसका ये इजी है, इसका 16, इसका कितना है 25, यानी वही वर्गमूल वाला चल रहा है, इसका 36, 4 9 16 25 36, इस तरह से 44 चलते जाएंगे ऐसे। अब देखो एक बार दोबारा देख लो कि तरंग संख्या जो है ना, इसके निकालने का रीडबर्ग सूत्र R है ना। फॉर्मूला क्या है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख के अगर आ जाए ना, कोई भी श्रेणी लिखी हुई आ जाए, इस श्रेणी के लिए तरंग संख्या का मान बताओ या इस श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का मान बताओ, श्रेणी आती है आपको तुरंत रीडबर्ग का फॉर्मूला, ये रीडबर्ग सूत्र, इसको आपको याद रखना है। इसमें रख के N1 और N2 के मान रख के आपको गुणा भाग करके निकालना बस। हो सकता है 99% तो आपको R की वैल्यू देंगे नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको R वाले ऑप्शन मिलेंगे, और अगर 1% ये है कि अगर आपको R का मान देख के फिर आपसे थोड़ा गुणा भाग करवा के और गणितीय मान लिख दें, इतना आना चाहिए, तब आपको फिर क्या करना है, R की जगह 109 700 दे देंगे, वो रख के गुणा करना, बस गुणा करके उत्तर निकालना। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा वो, इसलिए अधिक लंबा नहीं हो, ऑब्जेक्टिव में आपके 1 मिनट के अंदर पूरा प्रश्न हो जाए, इसलिए R की वैल्यू न रखवाकर डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको R लिख के देते हैं। अब देखो कोई भी हो, जैसे क्या लिखा है कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताओ, ये लिखा हमने इस टेबल में पहला कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा के लिए तरंग संख्या का मान बताओ। अब लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान हमेशा
एक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कहीं पर भी आए n1 का मान आपको ये रखना है, बामर में 2 रखने हैं, पास्टन में 3 रखना है, ब्रैकेट में 4, फुंड में 5, हेम्प्री में आपको 6 रखना। यही क्रम आपको याद रखना है इन श्रेणियों का, और इनके लिए n1 के मान सबके फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। n2 का मान बदल सकता है। अब n2 के मान एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनंत तक मान है। n2 का मान n1 के जस्ट आगे वाले मान स्टार्ट हो गए, n2 के मान स्टार्ट हो जाएंगे। एक था n1 का मान लाइन 1 का, तो 2 क्या होगा, n2 का मान 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। इसमें देखो बामर में n1 का मान 2 था, तो n2 का मान 3 से स्टार्ट हो गया आगे वाला, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो मतलब n2 यानी n1 का मान 2, 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे आके गिर रहा है, चित्र बनाया अभी अपने, दूसरे कोष में गिरेगा। और दूसरे कोष में ऊपर से आके कहां से गिर सकता है, कि कह दे दूसरे फ्लोर में आके आदमी गिरे ऊपर से, तो कहां से आ सकता है वो, तीसरे फ्लोर से आ सकता है, चौथे से, पांचवे से, छठे से, ऐसे इसके लिए। तो अगर दूसरे आगे गिर रहा है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से, पांचवे से, ऐसे करके आसमान से कहीं से भी आ सकता है, मतलब अनंत तक। ऐसे ही n1 का मान इसका 3 है, तो कहां से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, अनंत तक ऐसे। तो n2 के मान n1 के जस्ट आगे वाले मान स्टार्ट होंगे और अनंत तक चलेंगे n2 के मान। और फिर हमने कहा कि प्रथम रेखा आ जाए, किसी श्रेणी का नाम रख के इसकी पहली रेखा के लिए बताओ, इसकी दूसरी रेखा के लिए बताओ, इसकी तीसरी रेखा, ऐसे आ जाए लिखा हुआ। तो पहली रेखा मतलब जिसका जो n2 का मान है ना, उस n2 का पहला मान वो उसकी पहली रेखा होती है, n2 का दूसरा मान उसकी दूसरी रेखा, n2 का तीसरा मान उसकी तीसरी रेखा, ऐसे चलना, चौथा, पांचवा। अब लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n2 का मान क्या होगा, 2, बामर की प्रथम रेखा के लिए n2 का मान 3, पास्टन के लिए 4, फिर ब्रैकेट के लिए 5, फुंड के लिए 6, हेम्प्री के लिए 7। अब क्या दें, लाइमन श्रेणी की तीसरी रेखा के लिए n2 का मान बताओ। अब तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी क्या आएगी, यहां 4 आ जाएगा। इसकी पूछ ले तीसरी बताओ, तो पहली, दूसरी और तीसरी 5 आ गई। ऐसे ऐसे करना आपको। वो कहते अंतिम रेखा बताओ, तो सब में अंतिम कहां होता है, अनंत तक, सब में अंतिम अनंत रहेगा, अंतिम रेखा में सब में अनंत। अब लिखा है हमने लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग संख्या का मान निकालना है इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला रखा आपने, क्या रखा है, आर, n1 का मान लाइमन के लिए 1, तो हमने रख दिया 1 का स्क्वायर ऐसे, माइनस n2 का मान प्रथम रेखा के लिए 2, तो हमने 2 रख दिया था ऐसे, 2 का स्क्वायर। अब आपने इसको गुणा भाग किया था, ज्यादा नहीं है, क्या 1/1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 घटाना है, 3/4, एक ही बात है, इससे कर लो। तो यहां आप अपने हिसाब से लघुत्तम लेके कर लो, यूं 4 एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4, 4 गुणा 1 4, फिर यहां 4 1 आ गया, तो यहां 1, तो क्या आ गया 3/4। इसको मिला के क्या लिख दिया हमने, 3r/4, ये लिख दिया हमने पहले के लिए, ये लिखा है ऐसे लिखा। फिर अंतिम के लिए पूछा, तो यहां पर n2 का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये अनंत होते ही ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, 0 कर देंगे। यहां सिर्फ क्या है 1/1 का स्क्वायर, यानी यहां क्या बचेगा, केवल 1 ही बचेगा, और 1 को r से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, r ही आएगा। करके दिखा देता हूं, ऐसे टर्मक टर्मक देख रहे हो, यूं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, अनंत का स्क्वायर, यही तो है ये। और 1/1 का स्क्वायर मतलब 1/1, यहां पर क्या है 0, तो यानी 1 रह गया, क्या आ गया, ये r आ गया, तो हमने r ही लिखा है यहां r। इसी तरह सबका निकालना है। बामर के लिए पहली रेखा के लिए n1 का मान 2, n2 का मान 3, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर करके 9, और इधर आ जाएंगे 4, 9 चौका 36, 36 लघुत्तम आ जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा, 36 में क्या करेंगे, पहले 4 का भाग देंगे, 9 आ गया ऊपर, माइनस इधर 9 का भाग देंगे, 36 में 4 आ गया, 9 माइनस 4 कितना बच गया, 5, 5 r/36 आ जाएगा, तो 5 r/36। इसमें फिर अंत का निकालना अनंत में, और लास्ट में निकालोगे तो n2 का मान अनंत रख के निकालना है, और अनंत रखते ही लास्ट वाला 0 हो जाएगा, बस याद रखो, अनंत रखते ही 0 हो जाएगा। फिर आपको n1 का मान उसके 1/स्क्वायर करना है, तो अंतिम में देखो बहुत इजी सा है, पहले वाले में 1 का स्क्वायर 1, तो r आ गया, दूसरे में 1/2 का स्क्वायर
4 1/4 तो r/4। तीसरे में 1 का यानी 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 तो 1/9 तो r/9 आ गया। चौथे में 1/4 का स्क्वायर 16 तो 1/16 तो r/16। पांचवें के अंदर 1/5 का स्क्वायर तो 1/25 यानी r/25। छठी लास्ट में 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36 यानी r/36। ऐसे ये फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। और इसमें आपको n1 और n2 का मान क्या रखना है ये पता होना चाहिए। ये अगर पता है तो आप आराम से कर लोगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये तो क्या है, रीडबर्ग फॉर्मूले से हमें तरंग संख्या निकालनी आ जाए। अब हमने तरंग संख्या निकाली है और आपसे तरंग संख्या नहीं पूछी, तरंग दैर्ध्य का मान पूछ लिया, तरंग दैर्ध्य बताओ, तब क्या हो जाएगा 1/, तरंग संख्या कर देना है तो ये वाला मान यानी क्या हो जाएगा 4/3r आ जाएगा। उल्टा कर देंगे बस। तरंग संख्या, अगर तरंग संख्या है तरंग संख्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य है तो तरंग दैर्ध्य निकालना है। ये 1/, क्या है लैम्डा है, बस इतना ही करना है। ये तो क्या है, रीडबर्ग फॉर्मूले की सहायता से इस प्रकार से 4 संक्रमण, ये स्पेक्ट्रमी श्रेणियां अच्छा ये, इनके आपको n1 और n2 के मान याद करने कर सकते हो ना। और एक अंडरलाइन कर लो, रीडबर्ग कांस्टेंट जो है ना, रीडबर्ग स्थिरांक r, उसकी इकाई और उसकी वैल्यू कितनी है 109 700 सेंटीमीटर इनवर्स, 109 687 सेंटीमीटर इनवर्स। और r जो है ना इस r का मान निकाला गया है ना, ये 109 700 राउंड फिगर में लिखते हैं ताकि गुणा भाग में ज्यादा जोर नहीं आए बच्चों को, या 109 687 सेंटीमीटर इनवर्स का सही मान है। तो ये जो मान है ये किससे निकाला गया है, वैसे फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में आर लिखा है लेकिन फॉर्मूले में आर नहीं होता, यहाँ हम लिख दिया शॉर्ट में याद करने के लिए, लेकिन आर की जगह होता है क्या है, ये भी थोड़ा याद रखना है। आर की जगह ये मिलेगा आपको लिखा हुआ 2π² m e² ये z² e4, z² e4 बटे cs3, ये होता है आर की जगह। और इन सब के वैल्यू पुटअप करके m मास है, e आवेश है, c वेग है, h प्लांक कांस्टेंट है, इन सब के मान रख के गुणा भाग करके निकाला गया 109 700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो r की जगह अगर इसका सैद्धांतिक रूप से फॉर्मूला पूछे तब इसका r का फॉर्मूला ये है, तो यहां पर ये लिखा हुआ था तो हमने इसकी जगह पूरा गुणा भाग करके उत्तर जो आया ना उसको हमने r के द्वारा उसका मान 109 700 करके रख लिया है। ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट में कर लिया, लेकिन वास्तव में r की जगह होता है क्या है ये वाला, तो ये वाला लिख लो नीचे। कई बार है ना, जैसे पीछे त्रिज्या में लिखवाया था, कोस की त्रिज्या निकालें तो एक तो डायरेक्ट गुणा भाग करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया 0.529 इंटू n² बटे z एंगस्ट्रॉन्ग, और एक लिखाया आपको अलग से फॉर्मूला है ना 4π² m है ना mz² बटे n² h² लिखाया ना, ये ऊपर n² h² वाला, तो वो फॉर्मूला एक सिद्धांतिक वाला, तो सारे याद होने चाहिए आपको। यानी फॉर्मूला जो सिद्धांतिक वो भी याद रहे और गणितीय सूत्र है वो भी आपको दोनों याद रहने चाहिए। तो ये सिद्धांतिक फॉर्मूला और ये इसका गणितीय फॉर्मूला है जो हमें यहाँ न्यूमेरिकल के अंदर काम में लेना है, तो दोनों याद रखनी है। पीछे लिखा है ना फॉर्मूले में मान, उसकी जगह आर लिख लो, ये आर की जगह 2π² m z² e4 cs3, जल्दी लिखो ये। तो ये तो है ना स्पेक्ट्रमी श्रेणियों पर इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में n1 n2 के मान याद रखने हैं और इसी क्रम से इनके नाम याद रखने हैं। फिर रीडबर्ग फॉर्मूले में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हो हमने इसके अंदर किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी स्पेक्ट्रमी श्रेणियां क्या हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट लिखो नया हेडिंग, अगला लिखो नया हेडिंग लिख लो अगला।